सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आप सभी लोग क्लास 9 नाजिज्म एंड राइज ऑफ द हिटलर और वीडियो लेक्चर सीरीज का सेकंड पार्ट है। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हमने काफ़ी टाइम पहले बच्चों को बताया था कि भाई वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ कोर्स पार्ट में आएगी और पहला वीडियो लेक्चर सीरीज पहले से अपलोड है और अभी हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज के सेकंड पार्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर आप लोगों ने वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर जाके वॉच आउट करिएगा। आपको समझ में आएगा कि बैकग्राउंड में जर्मनी का जो इतिहास हम पढ़ रहे थे वो किस तरीके से था। अगर आप सभी लोग 9th क्लास की स्टडी हिस्ट्री की ई पाठशाला के साथ करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा, बिकॉज आप सभी लोगों को ईपी फैमिली पे हिंदी इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं जो ऑफ कोर्स आपके पेपरों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, आप हमें कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ई पाठशाला अकाउंट हमारा है। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर ऑफ कोर्स हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये जानने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से विमर रिपब्लिक यानी कि विमर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, बहुत सारे लोग क्लास के अंदर से विमल विमल भी कह रहे थे, बट विमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्स पुरानी व्यवस्थाओं को ख़त्म करके नई व्यवस्थाएं सामने आई थी। और इसका मतलब ये था कि जो राजनीतिक पार्टियां चुन के आई है वो सरकार ऑफ कोर्स जनता के द्वारा अपॉइंटेड थी और समय के साथ साथ चीज़ें उसमें बदल भी रही थी। लेकिन ऑफ कोर्स समाज जो है दोस्तों अलग अलग तरीके का होता है और समाज कंजर्वेटिव भी है, समाज रेडिकल भी है और समाज लिबरल्स भी है। ये एक तरीके की सोच है जो आपने सेकंड चैप्टर के अंदर जब रशियन रेवोल्यूशन आप पढ़ रहे होंगे तो आपने उसके अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। लेकिन आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से समाज में इलेक्शन हुआ, जर्मनी में इलेक्शन हुआ, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे पॉलिटिकल रेडिकल सोच रखने वाले, रेडिकल सोच कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कट्टर समुदाय से बिलोंग करते हैं। वो कहते हैं कि जर्मनी के ऊपर जो इतना गंदा जो बोझ है आर्थिक मंदी का, किस तरीके से जर्मनी भुगत रहा है, पुराने कर्मों की सज़ा जो उससे पहले लीडर आए थे उन्होंने किस तरीके से उनके ऊपर जानबूझ के चीज़ें थोप दी और आज वहाँ की जनता को इसको फेस करना पड़ रहा है। तो इसीलिए ऑफ कोर्स जो पार्टी रूल कर रही थी उसके अपोजिशन में एक पार्टी थी जिसे कहा गया, और उस पार्टी का नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पे पार्टी का नाम लिखा हुआ है और आप एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये ऑफ कोर्स 1914 के अंदर ही फाउंड हुई थी। 1919 में ये डिसॉल्व भी हो गई थी और ये स्प्लिट किससे हुई थी? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से ये स्प्लिट हुई थी। ये ज़रूर याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने इसकी शुरुआत इसीलिए करी क्योंकि जर्मनी में जिस तरीके से क्या कहते हैं प्रॉब्लम हो रही थी, सेम वही सिचुएशन उस समय रशिया के अंदर हो रही थी। रशिया में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। छोटे आपको पता है कि मजदूर वर्ग उन लोगों ने क्रांति करी थी और किस तरीके से उस क्रांति से पूरे रशिया में क्रांति हो गई। तो यहाँ पे भी जो सत्ता थी वो सत्ता में लोग जो थे वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि भैया संविधान बनाया है, सही तरीके से सिस्टम चल रहा है, लेकिन नहीं चल पा रहा था। उसके अपोजिशन में जो पार्टी थी वो प्रोटेस्ट कर रही थी बहुत बड़ी मात्रा में, जैसे कि रशिया के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा था। देख सकते हैं आपकी एनसीईआरटी में दिखा रखा है, स्पार्टकिस्ट करके इसका नाम है, स्पार्टकिस्ट लीग नामक रेडिकल संगठन। रेडिकल का मतलब आप ये मान के चलिए कि जो कहते हैं कि सत्ता में या किसी भी प्रकार की चुनौतियों में या किसी प्रकार के टेंशन में एकदम से बदलाव हो, उसे हम ये कहते हैं। ये चाहते हैं कि तुरंत सिचुएशन में बदलाव हो, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही जर्मनी वॉर हारा उसके ऊपर 6 बिलियन लिब्रे का क्या कहते हैं एक तरीके का कर्ज डाल दिया गया और फिर उन्होंने लोन भी लिया था और फिर लोन लेने के बाद ऑफ कोर्स फिर डामाडोल सिचुएशन चलती रही और इसी वजह से उन्होंने कहा ये सब क्यों जर्मनी की आने वाली जनसंख्या भुगते। इसीलिए आप देख सकते हो ये एक रैली दिखाई जाए। ये रैली 1918-19 की है जिस समय बर्लिन की सड़कों पे आम लोग खड़े हुए थे और एक तरीके का राजनीतिक प्रदर्शन कर रहे थे। वो ये दिखाने की यही कोशिश कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जर्मनी की जनता क्यों भुगते। लेकिन ऑफ कोर्स ये आप देख सकते हो द सोशलिस्ट डेमोक्रेटेड एंड कैथोलिक, ये सारे लोग एक साथ हो गए। सोशलिस्ट डेमोक्रेटेड और कैथोलिक लोग वो कहते हैं कि जो विमर क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है वो सही तरीके से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं ला पा रहा है, वो जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रहा है। इसीलिए आप देखोगे जगह जगह पर जिस तरीके से रशिया में रेवोल्यूशन हो रहा था उस तरीके से पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर पूरी बर्लिन के अंदर आप कह सकते हैं पूरी बर्लिन के अंदर खराब हो गया। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन।
बर्लिन, वहाँ लोग आए दिन प्रोटेस्ट करने लग गए कि भैया हमें जॉब चाहिए, हमें क्या कहते हैं जो बोझ हम झेल रहे हैं जनता का वो हम नहीं चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे रीज़न थे, इसलिए सोवियत स्टाइल गवर्नेंस चाहते थे वो, जैसा रशिया के अंदर चल रहा था वैसी गवर्नमेंट चाहते थे जर्मन्स लोग। लेकिन ऑफ कोर्स उस तरीके से नहीं हो पाया क्योंकि सरकार नई चुन के आई थी, नई सरकार चुन के आई, प्रेसिडेंट बने थे आप देख सकते हो 1919 11 फरवरी 1919 में 1925 तक ये चले थे। और पहले ही चांसलर चुने जाते हैं, एकदम से कैसे बदल सकते हैं, नहीं बदला जा सकता। इसी वजह से क्या करा इन लोगों ने, इसी वजह से आप देखोगे यहाँ पे एक आर्मी थी, उन पूरे के पूरे जो भी कर रहे थे, अप्रेस कर रहे थे, उनको कुचल डाला। तो ये पुलिस आपको दिखाई देगी, फ्री कॉप करके इस पुलिस का नाम है। और जितने भी रिबेलियंस, जितने भी लोग वहाँ पे विद्रोह कर रहे थे, उन सभी लोगों को, उन सभी कॉप को क्या करा इन लोगों ने, सभी लोगों को पूरी तरीके से कुचल डाला। कारण क्या था, कारण ये था कि सरकार कहना चाह रही थी भैया हम लोग नहीं चाहते कि अभी किसी प्रकार का फिर से शासन व्यवस्था बदले, क्योंकि जर्मनी अभी उस स्थिति में नहीं है, सबसे बड़ा कारण। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने विकिपीडिया से निकाला है, जो सरकार प्रेजेंट सरकार की गवर्नमेंट का विद्रोह कर रही थी, उस सरकार को भी कुचल गया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है, देखिए क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन चल रही थी, चलो ठीक है समझ में आता है, लेकिन आपको क्या पता है कि जर्मनी का जो वॉर लड़ा गया था 1914 के अंदर जब शुरू हुआ था, तो वहाँ पे जब राजा का शासन था, तो राजा के शासन के टाइम पीरियड पे आप देखेंगे कि जो पैसा दे रही थी सरकार हारने के बाद, वो एज अ क्या कहते हैं आपके किसके रूप में दे रही थी, गोल्ड के रूप में दे रही थी। और इसी वजह से आप देखो कि यहाँ पर कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो गया। क्यों? क्योंकि गोल्ड खत्म होने लग गया था। आप देखोगे तो इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1923 फर्दर heightened the political radicalism in the Germany had to pay war representation in the gold which lead to depletion of the gold reserve। मतलब जो जर्मनी जब युद्ध लड़ी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसका जो हर्जाना भरना पड़ रहा था, वो हर्जाना उनको गोल्ड में भरना पड़ गया। और जब गोल्ड के अंदर किसी कंट्री को पैसा भरना पड़ता है, तो फिर आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि भैया उसका गोल्ड खत्म हो जाए, और किसी कंट्री का गोल्ड खत्म हो जाता है तो मनी हाइस्ट आपने देखी होगी, किसी कंट्री का अगर गोल्ड खत्म हो जाता है तो उस कंट्री की व्यवस्थाएं खराब हो जाती है। खराब होने का सिंपल सा कारण ये होता है कि जर्मनी ने बोला भैया हमारे पास पैसा नहीं बचा, अब आप कुछ भी कर लीजिए, हम तो भैया फ़कीर हो गए हैं बिल्कुल, आपको गोल्ड दे दे के, और हमारा रिजर्व नहीं बचा, अब हम करेंगे तो करेगा। यहाँ पर बात ये हुई कि जर्मनी को पैसा तो भरना है, लेकिन फ्रांस ने क्या करा, फ्रांस ने इसके बदले में 1924 के अंदर अगर आप देखो तो उसने 1923 के अंदर ही जो जर्मनी का लैंड का हिस्सा था, अब राइनलैंड आप पहले भी आप समझ सकते हैं, एनसीईआरटी में अच्छे तरीके से बता रखा है, ये राइनलैंड कब्जा लिया फ्रांसीसियों ने, क्योंकि फ्रांसीसियों को भी पैसा देना था, कुछ ब्रिटेन को पैसा देना था इन लोगों को, इसीलिए फ्रांसीसियों ने क्या करा, उनके राइनलैंड को कब्जा लिया। दोस्तों राइनलैंड क्या है, राइनलैंड अभी आपने वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट देखा था, उसमें आपने देखा था कि किस तरीके से वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जो गोल्ड होता है, गोल्ड और उसके बाद कोल होता है, उसके बाद बहुत सारे मिनरल रिसोर्स वाला प्लेस था, तो वो वाला प्लेस जो है जर्मनी से छीन लिया गया 1923 के अंदर। मतलब जर्मनी एक तरीके का एक ऐसा देश बन गया था जिसको सारे देश उस पर तरस खा रहे थे, क्योंकि स्थिति ऐसी हो गई कि कर्जे पे कर्जा होता जा रहा है, ज़मीनें छिनती जा रही। इसकी वजह से क्या करा इन लोगों ने, सहारा लिया पैसिव रेजिस्टेंस का। मतलब वो आपको पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो दूसरी कंट्री को कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसने पैसे छापना चालू कर दिए। अब पैसे छापने जब चालू कर दिए तो इनकी करेंसी अगर आप देखें तो इनकी करेंसी का नाम है मार्क। एक समय ऐसा था कि एक डॉलर जो था वो 24,000 मार्क का हो गया था, और एक समय तो ऐसा आया कि $1 की कीमत खरबों मार्क हो गई। मतलब इन लोगों ने जितना पैसा प्रिंट करा ना, वो प्रिंट करने की वजह से उनके पैसे की वैल्यू गिर गई। हालांकि वैसे हमारी इंडियन रुपीज़ की वैल्यू गिरी हुई है, अगर आप डॉलर के कंपैरिजन में अभी गूगल पे जाके देखें तो मैं भी शायद से 82 83 समथिंग हो चुका है। समय के साथ वो और भी बढ़ेगा, जो बिल्कुल ख़राब है हमारे देश की इकनॉमी के लिए, जो नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जर्मनी ने ऑफकोर्स गोल्ड रिजर्व खत्म है तो पैसा पे नहीं कर पा रहा, पैसा पे नहीं कर पा तो ज़मीन छीन ली गई। अब ज़मीन छीन ली गई तो भैया व्यवस्था तो चलानी है ना, क्या करें, हाथ पे हाथ डाल के तो बैठ नहीं सकते। अब सरकार प्रोटेस्ट भी झेल रही है, अलग से सरकार अलग से प्रोटेस्ट भी झेल रही है, वो अपोजिशन लीडर के लोग कुछ ना कुछ उंगल पेच करते रहते हैं। तो इस हिसाब से इनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डाउन होगी, ऐसी स्थिति को डील करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं डॉस प्लान बनाया गया। दोस्तों ये चीज़
3 मार्क्स का आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक डॉज प्लान अमेरिका ने हेल्प करने के लिए बनाया। चार्ल्स डॉज उनका नाम था। 1924 में कहा गया, देखो जर्मनी पैसा तो लेना है, बहुत तेज़ हैं ये लोग, पैसा तो लेना ही लेना है, लेकिन स्थिति है नहीं पैसा लेने की। आप उनकी ज़मीनें छीन लोगे तो बेचारे और भी ज़्यादा मट्टी पलित हो जाएंगे। तो डॉस प्लान अमेरिका के द्वारा चलाया गया एक ऐसी रणनीति है जिसमें अमेरिका जर्मनी को पैसे देगा। जर्मनी को जब अमेरिका पैसे देगा तो जर्मनी की थोड़ी सी इकोनॉमिक बूस्ट होगी। जब इकोनॉमिक बूस्ट होगी तो फिर आप नोटिस करोगे उसके अवज़ में क्या होगा, उसके बाद वो जर्मनी या ब्रिटेन को पैसा देता रहेगा, और जो पैसा ब्रिटेन जर्मनी को मिल रहा है उसका कुछ परसेंटेज वो अमेरिका को देता रहेगा। इस तरीके से इस प्लान को एग्जीक्यूट करा गया और इसे डॉस प्लान कहा गया। तो आप ये देख सकते हैं कुछ ऐसा है। आप चाहें तो इसकी फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, अगर आप लोग फोटो क्लिक कराएं तो फोटो क्लिक कर लीजिए। तो ईपी फैमिली पे आपको नोट्स मिल जाते हैं, तो ईपी फैमिली टेलीग्राम अकाउंट हमारा है, तो आप वहाँ जाइए और अब इस तरीके से चीज़ें देख सकते हैं। मतलब डॉस प्लान बनाएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मल सा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। यूएस पे लोन टू जर्मनी, मनी टू पे द रिप्रेजेंटेशन। जर्मनी थोड़ा सा अपना बूम बैक करेगा, उसके बाद वो इंग्लैंड और फ्रांस को पैसा दे देगा और उसके बाद ये इनको पैसा दे देंगे। इस तरीके से ये सिस्टम चला और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया गया। दोस्तों अब यहाँ पे क्या हुआ, एक समय तो ऐसा आया था, यहाँ मैंने इमेज डाली नहीं, मैंने इमेज डालना भूल गया मैं, कि एक समय तो ऐसा आया था कि जब लोगों को सैलरी वैलरी लेने जानी पड़ती थी ना, जब इतना मार्क्स छप गया था तो लोगों को बक्सा भर के, लोगों को बैलगाड़ियाँ, लोगों को अगर एक बर्गर भी खरीदना है, एक मोमोज भी खरीदना है, तो छोटे छोटे बच्चों के हाथों में गड्ढे, नोटों की गड्ढियाँ होती थी। आप सोचिए कि इतनी ज़्यादा वैल्यू गिरेगी इसकी, इतनी करेंसी छाप दी, इतनी करेंसी छाप दी कि मतलब अगर मैं एक रैंडमली आंकड़ा लेके चलूँ तो $1 की कीमत कम से कम 100 करोड़ रुपये होगी। 100 करोड़ तो खैर मैं ज़्यादा बोलती, 10 करोड़ मान के चल सकते हैं, 10 करोड़ हो गई। तो ये एक तरीके का सिस्टम है जो दिखाने की ये कोशिश कर रहा है कि जर्मनी की स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई। उससे रिवाइव कराने के लिए यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन क्राइसिस हो गया था जर्मनी में, जिसकी मदद करेगी इस प्लान के थ्रू। इस प्लान से जर्मनी थोड़ा बहुत अपने आप को रिवाइव कर ही पा रहा था, वहाँ फिर से एक और दिक्कत हो गई। वो हुई 1924 के अंदर, आई थिंक हाँ 1924 से 28 के बीच में हुई। ये क्या हुआ दोस्तों, ये है आप देखेंगे जर्मनी रिकवरी कर रहा था, जर्मनी को ब्रिटेन पैसे दे रहा था, शॉर्ट टर्म लोन, ब्रिटेन कह रहा हूँ टर्म लोन दे रहा था, वो अपनी व्यवस्थाओं को काफ़ी अच्छा कर पा रहे थे। लेकिन एक समय आया, इसे बोलते हैं वॉल स्ट्रीट क्रैश। ये वॉल स्ट्रीट क्रैश क्या होता है दोस्तों, ये चीज़ ज़रूर रखिएगा। 1924 से 1928 के बीच में व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही थी, आप मैप देख सकते हैं, ये व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। 1926, 28, 29 में काफ़ी अच्छा सिस्टम चल रहा था ब्रिटेन का, अमेरिका का। दोस्तों होता ये है कि अमेरिका के पास जो पैसे होते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग ना, आपको पता है कि पैसा लगाते हैं, जैसे आजकल सट्टा लोग खेलते हैं ना, ऐसे लोग उस समय पे क्या कहते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि कंपनी की वैल्यूज़ होती है ना, उनको कुछ परचेज कर लेते हैं। ऐसे अमेरिका के अंदर होता था कि उस समय कंपनी की वैल्यूज़ को परचेज कर लिया जाता था, और कंपनी की वैल्यूज़ को अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो शेयर्स खरीद ले जाते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि कई करोड़ों लोगों ने एक ही बारी में कंपनी के शेयर्स अपने हाथों में ले लिए, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये इंडस्ट्री चलेगी या नहीं चलेगी। इसी वजह से आप कह सकते हैं कि वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ, जिसकी वजह से इसे ग्रेट डिप्रेशन का नाम दिया गया अमेरिका के अंदर। अमेरिका में महामंदी का दौर छा गया, जहां अमेरिका के पास पैसा ही पैसा होता था, वहां अब अमेरिका के पास पैसा नहीं बचा। और जब अमेरिका के पास पैसा नहीं बचा तो वो किसको देगा, वो दे ही नहीं सकता किसी को पैसा। और जब वो किसी को पैसा नहीं दे सकता तो सिंपल सी बात है, जर्मनी को पैसा नहीं मिलेगा। जर्मनी को अगर पैसा नहीं मिलेगा तो फिर वो पैसा कहाँ से देगा। तो ये सारा खेल है भैया पैसे का। तो दोस्तों यहाँ पे अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन हुआ 1929 के अंदर, और इसकी वजह से हायर इन्फ्लेशन और ज़्यादा हो गया, और यहाँ पर जर्मनी की हो गई ऐसी की तैसी। जर्मनी में जहाँ पे थोड़ी बहुत व्यवस्था ठीक हुई थी और भी ज़्यादा व्यवस्था खराब होगी। 1940 आप देखो तो 40% जो क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज थी वो डूबती चलेगी पूरी की पूरी। और डूबने की सबसे बड़ी सिचुएशन यही थी कि अब यहाँ पे अमेरिका मदद नहीं कर पा रहा था। आप देख सकते हो यहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयमेंट की चपेट में इतनी गंदी तरीके से आगे जर्मनी के अंदर कि भैया अब कुछ नहीं हो सकता। लोग या तो खून करेंगे, चोरी करेंगे, और सरकार भी कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि खाने के लिए कुछ है ही नहीं ना, खाने के लिए कुछ है नहीं। लोगों ने बोर्ड टांगना चालू कर दिया अपने यहाँ पे कि भैया मैं खाली हूँ, मुझे किसी प्रकार की नौकरी दे दीजिए। और जर्मनी के अंदर ये
ये व्यवस्था इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, लोगों ने होप ही छोड़ दी सरकार से कि सरकार अब कुछ कर सकती है। ऐसे हमारे देश में होता ना, कोरोना काल में कितने गरीबों को ऐसा लगा कि भैया सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही हमारे लिए, और सच में ऐसा हो रहा था। कहीं कहीं व्यवस्था इतनी निर्लज हो गई थी कि देखा भी नहीं जा सकता। तो जर्मनी के साथ ऐसा हुआ। अब यहाँ पे आशा की एक छोटी सी किरण भी दिखाई देगी ना किसी को, तो बंदा आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लेगा। और यहाँ पे आते हैं शक्तिमान, और शक्तिमान आप कह सकते हैं कि ये व्यवस्था बिल्कुल नाजुक थी। यहाँ पे इलेक्टेड लोग थे लेकिन बेचारे सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। विमर रिपब्लिक यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ही नाजुक था, बार बार राष्ट्रपति शासन लगता रहता था। आप ये देख सकते हैं, ये चार, जब से क्या कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था उसके बाद 1 2 3 4 चार राष्ट्रपति बदल चुके थे। और चार राष्ट्रपति का कार्यकाल आप देख सकते हैं 239 समथिंग, इतना कार्यकाल, इतने दिनों के अंदर, तो इतने टाइम तक तो पूरे देश में राष्ट्रपति शासन ही लगा रहा। अब आप सोच सकते हैं कि जर्मनी की व्यवस्था कितनी खराब थी। इस वजह से आता है आपका हिटलर, और नन अदर देन, प्लीज क्लैपिंग फॉर मिस्टर हिटलर साहब। हिटलर साहब जर्मनी के अंदर आते हैं और हिटलर की शुरुआत होती है। हिटलर एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को भरोसा देता है, एक ऐसा व्यक्ति शक्तिमान की तरह आया। और 1889 के अंदर ऐसा नहीं है कि ये व्यवस्थाओं को जानता नहीं था, ये सर्व कर रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर सेना के अंदर काम करा, इसने अपने रैंक को बढ़ाया और धीरे धीरे ये लोगों की समस्या को समझने लगा। इवन ये जर्मन्स पे ऊपर लगाए गए वर्साई ट्रीटी के भी खिलाफ था। ये कह रहा था कि मैं होता ना उस टाइम पीरियड पर तो मैं तो कुछ भी कर देता, लेकिन ये थे नहीं भाई साहब, उस समय पावर में नहीं थे। लेकिन ऑफ कोर्स धीरे धीरे वर्कर्स पार्टी से जुड़े, जर्मन वर्कर्स पार्टी से जुड़े। इस पार्टी का नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी बनी, और बाद में यही पार्टी नाजी पार्टी बनी। और नाजी पार्टी जब सत्ता में आती है तो फिर आप देखो यहाँ पे एक बीच में छोटी सी मिस्टेक कर दी थी इन्होंने, इनको पकड़ा गया था, जेल में बंद भी कर दिया गया था, इन पे देशद्रोह का आरोप भी लगाया गया था। एनसीईआरटी में बहुत एक छोटी सी लाइन में दे रखा है, मैंने उसको थोड़ा सा डिटेल में बता रखा है, आप देख लीजिएगा। इसमें हिटलर को ऑफकोर्स रिहा कर दिया गया। रिहा करने के बाद लड़ा, इलेक्शन लड़ने के बाद 1930 में इसकी शुरुआत होती है इलेक्शन की। 1930 में आप देख सकते हो कुछ परसेंटेज 12 सीटें मिली थी, लेकिन 1932 के अंदर जाके 37% सीटें मिली। ये 37%। दोस्तों ये चीज़ें ज़रूरी है आपके लिए जानी है, एनसीईआरटी में इतनी डिटेल में नहीं बताया गया। हिटलर की शुरुआत ही होती यहीं से है। और दोस्तों यहाँ से हिटलर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी स्पीच से लोगों का दिल जीत लेता है। वो कहता है भैया मैं ही सब कुछ हूँ, बोलने में इतना माहिर, चालाक, तेज, लोगों को एक बार स्पीच दे दे तो लोग उसके कायल हो जाए। और यहाँ भी इन्होंने कहा कि मैं यूथ को जॉब दूंगा, डेवलपमेंट की बात करूँगा। लोगों को पुरानी सरकार पे तो वैसे ही भरोसा नहीं था, व्यवस्था ही ऐसी हो रही थी, इसलिए लोगों ने कहा भैया आप अलविदा हैं, मोस्ट वेलकम मिस्टर हिटलर जी। हिटलर को वोट दिया गया, जिताया लोगों ने। और ये मास मोबिलाइजेशन पे बड़ा फोकस करता था। ये बंदा कहता था कि जितनी बड़ी रैलीज होगी उतना ज़्यादा लोगों के मन में मैं खटकूंगा, लोग मुझे वोट डालेंगे। इस हिसाब से इसने मैसिव रैलीज करी। और यहाँ पे दोस्तों इसने दिखा दिया कि मैं भगवान के द्वारा भेजा गया एक मसीहा हूँ, मुझे ही दोगे आप लोग वोट तो ही मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। इसलिए लोगों के मन में इस बंदे ने होप पैदा कर दी। और जब इस बंदे ने होप पैदा कर दी तो यहाँ से नाजी का उदय होता है। और नाजी से हिटलर कैसे बनता है उसकी जर्नी वीडियो लेक्चर सीरीज में अगले पार्ट में समझेंगे, और किस तरीके से यहूदियों के साथ बहुत बुरा करता है वो हम समझेंगे। सो दोस्तों दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई होप दैट यू लाइक द लेक्चर सीरीज। अगले पार्ट में मिलेंगे, वीडियो का लास्ट पार्ट होगा बड़ा खतरनाक और धांसू। दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई होप दैट यू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।